इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, व्हाट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका मतलब है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। तो आपको पता है कि पूंजीगत वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रोडक्शन की प्रोसेस में बार बार यूज होता है और जो इनका जनरली जो वैल्यू होता है, मूल्य होता है, वो भी अधिक होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है कि प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें यूज करता है वो सारी की सारी गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। तो आपको पता है कि कैपिटल गुड्स के अलावा भी प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल का भी यूज करता है प्रोडक्शन में। तो जो रॉ मटेरियल है वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, वो एक ही बार यूज होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक लकड़ी से चेयर बनाई जा रही है, तो लकड़ी से जैसे ही चेयर बनाई जाती है तो लकड़ी का अस्तित्व तो अब चेयर के रूप में हो गया है। अब उस लकड़ी से दोबारा चेयर नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जिन औजारों से वो चेयर बनाई जा रही है उन औजारों से और भी अन्य चेयर बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो मशीनें हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल वो भी प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल आपकी क्या नहीं हो सकता, कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। तो जो रॉ मटेरियल वाला हिस्सा है प्रोड्यूसर गुड्स का वो क्या नहीं होता है, कैपिटल गुड्स नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वो उत्पादक वस्तुएं तो होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं होती हैं, कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि उन प्रोड्यूसर गुड्स में कुछ गुड्स रॉ मटेरियल वाली होती हैं। इसको आगे हम समझेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वैसी गुड्स कहलाती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। तो इस गुड्स इंक्लूड इनमें हम शामिल करते हैं गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर लाइक गुड्स यूज टू मेक फर्नीचर एंड गुड्स यूज एज फिक्स एसेट बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी। तो इसमें रॉ मटेरियल के रूप में जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो जैसे लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने में यूज हो रही है, और दूसरा है फिक्स्ड एसेट जो मशीनें हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें वो भी यूज हो रही है किसमें, प्रोडक्शन की में हो रही है। इसलिए ये दोनों क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो उपभोग व्यय होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या अवधारणा है और उसके कंपोनेंट उसके क्या हिस्से होते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में रेफरेंस में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट मतलब समग्र जितना में हो रहा है। तो इसके हम इसका आगे कंपोनेंट समझेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, हु आर द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी। तो एक अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो तीन हैं और तीन टाइप के हैं। सबसे पहला है आपका हाउस होल्ड, जो घरेलू क्षेत्र है वो भी कंज्यूमर है और वो कंजम्पशन करता है, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है। किसके लिए करता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, उन पर एक्सपेंडिचर करता है। जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है द गवर्नमेंट, सरकार। सरकार भी डिफेंस फोर्स जो उसके रक्षा बल होते हैं, सेना, और मिड डे मील एटसेट्रा, यानी जो स्कूलों में बच्चों पर मिड डे मील के लिए पैसा खर्च किया जाता है, खाने के लिए खर्च किया जाता है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा है कंपोनेंट वो है और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक एनजीओ, टेम्पल, मॉस्क्यो, गुरुद्वारा एंड अदर, और भी अन्य। तो जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो बिना लाभ के उद्देश्य से समाज में काम करती हैं, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती हैं, क्योंकि वो चैरिटी के लिए यानी दान देती हैं और कुछ कमोडिटी परचेज करती हैं इकोनॉमी से खाना खिलाने के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए। तो अगर हम तीनों कंपोनेंट को मिला दें
तो हमें हमारा बन जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी समग्र उपभोग व्यय इकोनॉमी। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की अवधारणा और उसके कंपोनेंट हिस्से। तो हम लोग इसको सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूंजी निर्माण किसमें, इकोनॉमी में। जब कैपिटल में वृद्धि होती है, कैपिटल के स्टॉक में वृद्धि होती है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, तो उसको हम नाम देते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स। तो यहाँ जो मशीनरी है उसको खरीदना, बिल्डिंग वगैरह जो मकान है उनको बनाना, एडिशन टू इन्वेंट्रीज यानी जो माल सूची है, जो आपकी उत्पादकों के पास माल सूची होती है, उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। उनकी फिनिश्ड गुड्स होती हैं जो बनी बनाई वस्तुएं होती हैं प्रोड्यूसर के पास, जो सेमी फिनिश्ड अर्ध निर्मित वस्तुएं होती हैं, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल होता है। तो उसको उन तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं। तो अगर इन तीनों में आपकी परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और इन्वेंट्रीज वगैरह में इंक्रीज होता है एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान, तो हम कहेंगे कि निवेश हुआ है, निवेश में वृद्धि हुई है। हम निवेश को यानी इन्वेस्टमेंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर। के यहाँ पर है जो कैपिटल स्टॉक है उसको के कहा गया है, और जो डेल्टा का साइन है वो चेंज को दर्शाता है। तो पूंजी निर्माण ही क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। यानी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम फिक्स इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। फिक्स इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के दौरान जो भी फिक्स्ड एसेट है, स्थिर परिसंपत्तियां हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह, उनमें अगर वृद्धि हो रही है तो हम उसको नाम देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश। स्थिर निवेश का यहाँ मतलब हुआ कि एक वर्ष के दौरान अगर स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई तो उस वृद्धि को क्या नाम देंगे, आप स्थिर निवेश नाम देंगे, निवेश स्थिर निवेश कहलाता है। इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो स्थिर निवेश बढ़ने से क्या हो सकता है, राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी अगर स्थिर निवेश बढ़ता है इकोनॉमी में तो उसकी वजह से मशीनों की संख्या बढ़ जाएंगी, बिल्डिंग वगैरह और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ने से ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा, तो वो क्या प्रदान करेगा हमें, लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी में। इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की मात्रा बढ़ जाएगी मशीनें बढ़ जाने से, और लास्टली क्या परिणाम निकलेगा, जीडीपी ग्रोथ, यानी हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाएगा। अगला कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी माल सूची निवेश, इसको समझेंगे। चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी अगर इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है वो एक साल के दौरान उसमें चेंज हो जाता है, तो ऐसी चेंज को हम किस नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, माल सूची इन्वेस्टमेंट। इसको हम समझेंगे और आगे। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक, एक समय बिंदु पर प्रोड्यूसर कुछ स्टॉक रखता है, और वो स्टॉक 3 तरह का हो सकता है। एक पहला है आपका फिनिश्ड गुड्स, यानी बनी बनाई वस्तुएं, जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या आपका फार्म्स है तो वो कुछ बनी बनाई वस्तुएं रखती है। इसके साथ साथ दूसरी होती है सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, पूरी तरह से अभी से निर्मित नहीं हुई हैं, उनमें कुछ अभी और सुधार की ज़रूरत है और कुछ उनके पुर्जे लगाए जाने हैं। और आपका जो लास्ट कंपोनेंट वो है रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं। तो इन तीनों को मिला के हमारा बनता है, क्या बनता है, इन्वेंट्री स्टॉक बनता है। तो एक साल के दौरान जब इन्वेंट्री स्टॉक में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है। तो
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी जो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में जो अकाउंटिंग ईयर है, लेखा वर्ष है, उसके अंत में जब उसका अंत हो रहा है उसमें कितना स्टॉक था और उसकी जब शुरुआत हुई थी तो कितना था। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष है 2019, तो 1 अप्रैल 2019 को इकोनॉमी में मान लीजिए 1000 मशीनें थी और अब वो चेंज होके जो लास्ट है आपको 31 मार्च उसके दौरान कितनी बचती हैं। तो इन दोनों में जो अंतर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी हम वर्ष के अंत का जो भी स्टॉक होता है और जो शुरू का होता है वर्ष के, तो अंत वाले स्टॉक से शुरुआत वाले स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम है चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी अब जो माल सूची निवेश है उसका क्या तात्पर्य, क्या महत्व है, उसको हम समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है? पहला पॉइंट है आपका, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। ये नियमित रूप से जो भी इनपुट्स होते हैं, आगत होते हैं, प्रोडक्शन के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, उनकी लगातार सप्लाई करता रहता है। और दूसरा है आपका, विथ इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। यानी अगर पर्याप्त रॉ मटेरियल है तो जो दिन प्रतिदिन होने वाले मूल्यों में, प्राइस में परिवर्तन होता रहता है वस्तुओं के, रॉ मटेरियल के, उनसे किसको सुरक्षा मिल सकती है? प्रोड्यूसर को सुरक्षा मिल सकती है, उससे वो बचा रख सकता है। कभी ज़्यादा हो जाती है रॉ मटेरियल की कीमत या कभी शॉर्टेज आ जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट है वो फायदा करता है और सहयोग करता है। इन्वेंट्री स्टॉक, अब हम इन्वेंट्री स्टॉक को समझें कि ये कितने टाइप का होता है। इन्वेंट्री में आपने देखा कि 3 तरह की होती हैं स्टॉक में, एक तो फिनिश गुड्स होती हैं, सेमी फिनिश गुड्स होती हैं और आपका रॉ मटेरियल होता है। तो सबसे पहला होता है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इट्स रिफर्स टू प्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक। दिस इज मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। यानी ये प्रोड्यूसर इसलिए रखता है इस तरह का इन्वेंट्री स्टॉक की ताकि वो फ्यूचर में जो भी उसकी मांग उत्पन्न होने वाली है उसको पूरा कर सके। और अब इसकी जगह हम दूसरा समझते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इट रेफर टू अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इट अराइज बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड, इट्स लीड टू लॉसेस। इसका मतलब है कि वैसा स्टॉक जो डिमांड कम होने की वजह से बचा रहता है प्रोड्यूसर के पास, वो बिक नहीं पाता है, तो उस तरह के स्टॉक को अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लीजिए डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई विक्रेता ये सोचता है, प्रोड्यूसर ये सोचता है कि वो अपनी कमोडिटी की 1000 यूनिट सेल कर पाएगा, तो वो उसकी इच्छा है कि 1000 यूनिट्स रखें, तो वो हो गया उसका डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। लेकिन अगर वास्तव में उसकी डिमांड कम होने की वजह से इकोनॉमी में 500 ही यूनिट्स बिक पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में 500 बच जाएंगी, तो वो जो 500 बची हुई हैं वो क्या हो जाएंगी? उसकी अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक में बदल जाएंगी। हम अब अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी सकल निवेश। इट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर और दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल करते हैं हम कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और दूसरा है आपका कैपिटल गुड्स यूज एज ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक वर्ष के दौरान कितना आपका कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कितनी वृद्धि हो रही है। तो इसमें 2 कंपोनेंट हैं। हमने देखा कि एक तो वो पुरानी वस्तुएं होती हैं, मशीनें होती हैं पुरानी, उनको रिप्लेस करने के लिए या उनमें जो टूट फूट हो गई है उसको समायोजित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, सही से सुधारने के लिए जो पैसा लगाया जाता है
क्या कहलाएगा, आपका ये रिप्लेसमेंट वाला स्टॉक कैपिटल स्टॉक कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या हम देते हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, क्योंकि वो मूल्यह्रास होने की वजह से उनको पूरा करने के लिए हमने पैसा लगाया। और जो अगला वाला है कि नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कुछ शुद्ध रूप से वृद्धि हो जाती है, उसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध निवेश। यही वास्तव में कैपिटल के स्टॉक में वृद्धि करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला जो आपका पहला पॉइंट है उससे कुछ भी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती। जो भी आपका पूंजी का स्टॉक उसमें वृद्धि नहीं होती। वृद्धि किसके माध्यम से होती है, नेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट किन से मिलकर बना होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है। अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट को पता करना चाहते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से किसको घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाएगा। और आपका अगर डेप्रिसिएशन पता करना चाहते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस करके इसको पता कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य वो क्या महत्वपूर्ण है, तो इससे क्या होता है, जो शुद्ध निवेश होता है उससे क्या बढ़ जाता है, एनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती है, उत्पादन करने की क्षमता होती है, वो वृद्धि हो जाती है। उससे क्या होता है, जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो निवेश होगा, और ऐसे में जो रोजगार की अवसर बढ़ जाएंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ जाने से साथ साथ मशीनें बढ़ जाने से प्रोमोट एफिशिएंसी ऑफ लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, रोजगार भी बढ़ जाता है, और लास्ट में जो अंतिम परिणाम निकलता है वो है एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ, यानी जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें हमें एक्सेलरेट यानी वृद्धि देखने को मिलती है और तेजी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अब हम अगला समझते हैं डेप्रिसिएशन, इसी का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जो मूल्यह्रास है उसका दूसरा नाम क्या है, पूंजी, जो स्थिर पूंजी है उसका उपभोग भी कहते हैं उसको। तो इसमें शामिल है कंपोनेंट्स, नॉर्मल वियर एंड टियर यानी शामिल टूट फूट, एक्सीडेंटल डैमेज, जो भी आकस्मिक नुकसान हो जाता है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस यानी प्रत्याशित अप्रचलन। तो इन डेप्रिसिएशन में इन तीन कंपोनेंट को हम शामिल करते हैं कि मशीनों में टूट फूट हो गई तो उसको शामिल किया, किसी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, किसी कारण वजह से आग लगी, प्राकृतिक आपदा आ गई, आग लगी, या और भी चीज़ें, बाढ़ वगैरह, ठीक है, सुनामी, तो इनसे नुकसान हुआ तो वो एक्सीडेंटल डैमेज हो गया। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब होता है कि आपका जो प्रत्याशित अपलेचन, यानी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई और वो किसी कारण से कुछ समय बाद क्या हो जाती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी की जो प्लांट होंगे वो अपने आप अनुपयोगी हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी डिमांड नहीं बचेगी। तो इनसे ये सभी कंपोनेंट किसके हिस्से हैं, डेप्रिसिएशन के हिस्से हैं। डेप्रिसिएशन की भरपाई के लिए जो भी उत्पादक होता है वो एक फंड रखता है, उसका नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यानी रिजर्व फंड। उसे पता होता है कि एक साल में जो भी उसकी मशीनें वगैरह हैं और नुकसान है वो कितना हो जाएगा, कितना उसके बराबर एक हर साल उतना पैसा फंड के रूप में रख लेता है। उसको हम देखते हैं, नाम देते हैं डेप्रिसिएशन फंड। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आगे अगर वो इसको नहीं रखा जाएगा तो लगातार निवेश में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी और इकोनॉमी स्लो डाउन में जा सकती है। तो इससे पहले प्रोड्यूसर क्या करता है, एक मूल्यह्रास रिजर्व फंड को रखता है। यही इसका क्या है, सिग्निफिकेंस, यही इसको महत्व है। अगला है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। दो तरह का जो प्रचलन होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड यानी जो प्रत्याशित है, और दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित। तो प्रत्याशित, तो दो तरह से अप्रचलन होता है। पहले को समझेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ये होता है दो चीज़ों से, चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में अगर बदलाव होगा, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में
हम तकनीकी बदल गई, ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह रंगीन टीवी वाली तकनीकी आ गई, तो इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपप्रचलन हो जाएगा। और दूसरा है चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में अगर कमी हो गई किसी गुड्स की, जैसे प्लास्टिक के जूतों की जगह चमड़े के जूतों की डिमांड बढ़ गई, तो भी ये जो अप्रचलन है वो और किस तरह का अप्रचलन कहलाएगा, प्रत्याशित। यानी इस तरह का पता किसको होता है, प्रोड्यूसर को पता होता है कि अप्रचलन हो जाए। अप्रचलन मतलब जो बाहर हो जाए। अब दूसरे टाइप का अप्रचलन हम समझेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी वैसा अप्रचलन जो जिसका पता नहीं होता, यानी उसे हम पता नहीं लगा सकते। जैसे नेचुरल कैलामिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आग, सुनामी, बाढ़ वगैरह, तो उनका हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होने वाला है और किस प्रकार से वो अपप्रचलन हो जाएंगे। इसके साथ साथ कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस का मतलब मंदी आ गई, तो मंदी की वजह से जो पूंजी की वैल्यू होती है उसमें ह्रास हो जाएगा। यहाँ हम एक नोट समझ लेते हैं। नोट ओनली एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस इज कंसिडरेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी हम जो मूल्यह्रास है उसमें किसको केवल शामिल करते हैं, केवल प्रत्याशित अप्रचलन को ही शामिल करते हैं। अप्रत्याशित अप्रचलन को हम उसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि अप्रत्याशित जो अप्रचलन है वो उसका हम अनुमान नहीं लगाते, यानी प्रोड्यूसर केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही शामिल करता है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।